नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आपका आज के क्लासेज में स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। हमें जो जानकारी मिलती है वो है इंडिका और अर्थशास्त्र, जिनके बारे में हम पहले वाले वीडियोज के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले जो मौर्य प्रशासन है वो है उसमें केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में नंबर 1, भारत में पहली बार राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। यानी मौर्य प्रशासन में पहली बार राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। दूसरी बात थी सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, सत्ता का केंद्रीयकरण। अब इसमें जो संपूर्ण सत्ता थी वो राजा के हाथ में थी। तो सबसे पहले बिंदु नंबर ए में हम राजा या सम्राट के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा या सम्राट। मौर्य प्रशासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक स्वरूप था। राजा में सभी अधिकार एवं शक्तियां निहित थी। राजा में सभी अधिकार एवं शक्तियां निहित थी। सभी अधिकार एवं शक्तियां निहित थी। सम्राट अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था। सम्राट अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था। यानी कुछ राजा है वो अपने आप को देवता मानते थे। तो मौर्य प्रशासन में जो राजा वो अपने आप की जो उत्पत्ति है वो दैवीय उत्पत्ति उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद में राजा का सहयोग करने के लिए मौर्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद, इसका काम था परामर्श का कार्य, राजा को परामर्श या सलाह देना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों मंत्रिपरिषद सदस्यों का जो वेतन था, सदस्यों को 12,000 पण वेतन मिलता था। 12,000 पण उसमें मुद्रा की जो इकाई थी मौर्य प्रशासन में वो पण थी। 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रिपरिषद का जो अन्य कार्य था वो था जो कार्य आज तक प्रारंभ नहीं हुए हैं उन कार्यों को प्रारंभ करवाना, कार्यों को
प्रारंभ करवाना और जो कार्य चल रहे हैं उनको क्या करवाना, पूर्ण करवाना। ये मंत्रिपरिषद का कार्य था। बिंदुसार के समय जो मंत्रिपरिषद थी उसमें 500 सदस्य थे, 500 सदस्य। और उसका जो प्रधान था वो क्या था, खलाटक, प्रधान खलाटक कहलाता था। मंत्रिपरिषद के अलावा 3-4 सदस्यों की एक मंत्रिणी नामक समिति थी। इस समिति में 3 या 4 सदस्य थे, 3-4 सदस्य थे। इनका काम था तुरंत कोई निर्णय लेना, तुरंत निर्णय लेना। इसमें जो मुख्य व्यक्ति शामिल थे वो थे युवराज, यानी राजा का जो उत्तराधिकारी था, राजकुमार, युवराज, प्रधानमंत्री या पुरोहित। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य प्रधानमंत्री था, बिंदुसार के समय खलाटक, तो युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति तथा सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, सन्निधाता जिसको हम कोषाध्यक्ष कहते हैं, ये 4 व्यक्ति मिलकर के मंत्रण का गठन करते थे। मंत्रण के जो सदस्य का वेतन था वो था 48,000 पण। इनके सदस्यों का जो वेतन था वो था 48,000 पण वार्षिक, ये इनको वेतन मिलता था। इसके बाद में है तीर्थ। तीर्थ कौन थे? केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय जो प्रशासन है वो अनेक विभागों में बंटा हुआ था। जैसे आजकल भी अपने मंत्रिमंडल के अंदर अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, उसी प्रकार मौर्य प्रशासन में भी केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बंटा था, अनेक विभागों में बंटा था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था, प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। जैसे आजकल शिक्षा विभाग है, सड़क एवं परिवहन विभाग है, रेल विभाग है, रक्षा विभाग है, इन सबको उसमें मौर्य प्रशासन में क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ के पदाधिकारियों का उल्लेख है, पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। 18 पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से नंबर 1 है पुरोहित, मंत्री या पुरोहित जो प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री, मंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री। समाहर्ता, ये राजस्व विभाग का अधिकारी था, राजस्व विभाग का अधिकारी। फिर है सन्निधाता, ये कोषाधिकारी था। कोषाधिकारी। सेनापति,
सेना का प्रमुख अधिकारी, युवराज, युवराज राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, राजा का पुत्र युवराज। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। फिर नायक, सेना का प्रमुख। क्रमांतिक, क्रमांतिक उद्योग धंधों का प्रमुख, उद्योग धंधों का प्रमुख अधिकारी। व्यवहारिक, व्यवहारिक ये भी महत्वपूर्ण है। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। इसके बाद में है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। फिर है दंडपाल, दंडपाल सेना का, सेना को सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, सेना के लिए सामग्री जुटाने वाला अधिकारी है वो दंडपाल कहलाता है। इसके बाद में है अंतपाल, अनंतपाल। अनंतपाल है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। फिर दुर्गपाल, दुर्गपाल देश के भीतर जो दुर्ग है उनका रक्षक। नागरक, नगर का रक्षक। फिर है प्रशास्ता, प्रशास्ता यानी एक यहां से याद रखना दस्ता, दस्ता मीन्स कागज, कागज की राजकीय जो कागज होते थे, राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। फिर है द्वारिक, द्वारिक राजमहलों की देख रेख करने वाला, राज महलों की देख रेख, देख रेख करने वाला। अंतर्वार्षिक राजा का अंगरक्षक, अंगरक्षक। फिर 18वां और अंतिम है आठविक, वन विभाग का प्रधान, वन विभाग का प्रधान। ये 18 तीर्थ थे। इसके बाद में अध्यक्ष थे 27 अध्यक्षों की संख्या थी। ये कई पुस्तकों में यहाँ 26 अध्यक्ष बताए गए हैं, लेकिन कैसी श्रीवास्तव, वास्तव और कक्षा 12 की NCERT बुक में 27 अध्यक्ष की संख्या बताई गई है।
ये अध्यक्ष जिनको यूनानी लेखक मजिस्ट्रेट कहते हैं, यूनानी लेखक इन्हें क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट। यूनानी लेखकों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है, मजिस्ट्रेट कहा है। यूनानी लेखकों ने इन्हें क्या कहा है? मजिस्ट्रेट। इनका वेतन 1000 पण था, 1000 पण वार्षिक वेतन था। ये कृषि, खनन, व्यापार आदि पर नियंत्रण का कार्य करते थे, आदि पर नियंत्रण रखते थे। मुख्य जो 27 है इनकी संख्या, लेकिन अपने 27 के 27 नहीं पढ़ेंगे, मुख्य है उनके बारे में ध्यान देंगे। नंबर 1 है शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, वित्ता अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष, चारागाह विभाग का अध्यक्ष। फिर महत्वपूर्ण है लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। छापे खाने का अध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष। तो ये मुख्य अध्यक्ष थे और इनका चयन करने के लिए एक परीक्षण होता था मौर्य प्रशासन में, उसका नाम था उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण के अंदर क्या होता था? अधिकारियों के चयन हेतु योग्यता, चरित्र आदि की परीक्षा, है वो क्या कहलाता था? उपदा परीक्षण कहलाता था। क्या कहलाता था? उपदा। इसके बाद में सेना। मौर्य प्रशासन में जो सेना थी उसमें सेना का जो प्रबंध था वो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। 5-5 सदस्यों की 6 समितियां हैं, वो सेना का क्या करती थी? प्रबंध करती थी। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्य प्रशासन की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी और लगभग 800 रथ थे। सेनापति सेना का मुख्य होता था, जो मंत्रण का सदस्य भी होता था, सेनापति। ये युद्ध विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और इसका जो वेतन था वो था 48,000 पण वार्षिक वेतन। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसके बाद में गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर
व्यवस्था। ये गुप्तचर है वो राजा को सूचना, गुप्त सूचना है वो दिया करते थे। इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं और गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष कहा गया, अर्थशास्त्र में इनको क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। इनके प्रकार है वो 2 प्रकार थे। एक तो संस्था, गुप्तचर कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, संस्था और संचारा या संचरा। संस्था वे थे जो एक स्थान पर ही रह करके, गुप्त सूचना है वो राजा को दिया करते थे। और संचारा है ये घूम कर सूचना प्राप्त करते थे भी हमारा जो मौर्य प्रशासन है वो कैसा चलता है, और उसकी सूचना है वो राजा को उपलब्ध करवाते थे। इसके बाद में है अशोक का प्रशासनिक सुधार। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक के प्रशासनिक सुधार, इसमें उन्होंने युक्त जो जिले के प्रमुख अधिकारी थे, जिले के प्रमुख अधिकारी युक्त राजुक जो भूमि को नापने का काम करते थे, प्रादेशिक जो एक जैसे संभाग होता है, मंडल होता है, उसके प्रमुख अधिकारी थे। और इसके बाद में इनका जो इसमें 2 न्याय व्यवस्था है, उसमें सम्राट है वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और 2 प्रकार के न्यायालय थे। नंबर 1 है धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा था कंटक शोधन। इनमें फौजदारी और दीवानी मामले देखे जाते थे। कठोर दंड व्यवस्था थी, कठोर दंड व्यवस्था। अग्नि परीक्षा, अग्नि जल परीक्षा हुआ करती थी, अग्नि और जल परीक्षा हुआ करती थी। फिर है प्रांतीय प्रशासन, जिसमें पहले जो केंद्र था वो प्रांत या पथ में बटा हुआ था, और प्रांत या राज्य है वो विषय या आहार, जिसको हम जिला कहते हैं, और जिला है वो ग्राम में बंटा हुआ था। इसका जो प्रांत का जो प्रशासक होता था वो प्रशासक कुमार या राज्यपाल होता था, राज्यपाल, जिसका वेतन है वो कितना था? 12,000 पण है वो इनका वेतन था। इनके समय में 5 प्रांत थे, 5 प्रांत थे, ये आपको याद रखने हैं। उत्तरापथ और दूसरा है दक्षिणापथ, मध्य प्रांत, मध्य का भाग, अवंतीपथ और कलिंग, ये 5 प्रांत थे इनके समय में। फिर है 3 नंबर मंडल, जिला। मंडल है वो जैसे आजकल संभाग होता है, मंडल, फिर जिला, फिर नगर प्रशासन। मंडल का जो प्रधान होता था वो प्रदेष्टा, उसको क्या कहा जाता था? मंडल के प्रधान को प्रदेष्टा कहा जाता था। और यहाँ पर मंडल के बाद में मंडल के बाद में जिला, जिला के बाद में नगर, और नगर का जो प्रशासन है वो
5-5 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा किया जाता था। फिर है ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ग्राम का जो मुख्य अधिकारी है वो ग्रामीणी ये मुख्य अधिकारी होता था। और ग्राम प्रशासन का जो उल्लेख है वो 2 अभिलेख है। सोहेगोरा जो गोरखपुर यूपी में, और दूसरा है महास्थान ये है बांग्लादेश के अंदर। इन 2 जो लेख है इनसे ग्राम प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये था मौर्य प्रशासन। इसके बाद में मौर्य वंश का जो अशोक के बाद में जो सम्राट था वो कौन था, यानी कुणाल था। अपने कहते थे कौन था, तो कुणाल है वो अशोक के बाद का जो शासक था। अशोक के बाद कौन था, कुणाल। और अंतिम मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या है वो इनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है। तो साथियों, अपने मौर्य प्रशासन समाप्त हो गया है। तो आप जो पीछे इसके वीडियो है उनको बार बार दोहराएंगे। ये पूरा मौर्य प्रशासन और मौर्य साम्राज्य है। इससे आपके चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे किसी भी कक्षा से हो, कोई भी पर्सन है वो इससे बाहर से नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा मैंने बहुत सी किताबों से संग्रह करके ये सिलेबस करवाया है। इसी के साथ धन्यवाद।